हेलो गाइस। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका लेक्चर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पता है तुम्हें 11th में 12th में ये कहीं भी तुम्हारा साथ मतलब पीछा छोड़ेगा नहीं। यहाँ तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर सीख लोगे तो आगे तुम्हें और इसमें हेल्प मिलेगी। और पता है 12th में तो इसकी पूरी एक बुक ही पढ़ोगे, मतलब एक पार्ट जो है तुम्हारी वो पूरी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। समझ रहे हो ना? तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली कार्बन से रिलेटेड होती है। तो तुम सोचो, पूरी एक बुक अभी 12th में जाके तुम पूरी एक बुक पढ़ोगे कार्बन के बारे में। तो इसीलिए अभी अपने बेस को यहाँ आप मजबूत कर लीजिए, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं हम अपना। तो ये कुछ पॉइंट्स है कार्बन के बारे में, इनको आप जान लीजिए, क्योंकि कभी कभार ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पहला पॉइंट क्या है कि जैसे जो तुम फूड यूज, जो फूड खाना खाते हो, जो क्लॉथ पहनते हो, जो मेडिसिन यूज करते हो, यहाँ की जो तुम्हारी बुक है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा कार्बन एलिमेंट होता है सी, वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है। समझ में आया? कहीं ना कहीं वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है। फिर जो कार्बन का अमाउंट है वो अर्थ के क्रस्ट, अर्थ का एक पार्ट होता है क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में वो केवल 0.02% पे प्रेजेंट होता है। और किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में और पेट्रोलियम के फॉर्म में। अब तुम कहोगे कि ये कार्बोनेट के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है? अब तुम देखो, जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है ये जो कार्बन इसमें प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? ये देखो, इसमें C कार्बन तुम्हारा प्रेजेंट है। तो वही वो कह रहा है कि वो जो हमारा कार्बन है वो फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट है। मतलब ऐसे नहीं कि कार्बन ऐसे रखा हुआ है पृथ्वी के अंदर और जाके तुम निकाल लोगे। वो फ्री स्टेट में नहीं है, मतलब वो किसी से कंबाइन है। देख रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? तो वही वो कह रहा है कि जो हमारा कार्बन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में। और वो कितना प्रेजेंट है? केवल 0.02% प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर में ये 0.03% प्रेजेंट है, और वो भी किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2। यहां देख रहे हो ना, CO2 में ये देखो कार्बन आ रहा है तुम्हारा ना। तो वही वो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में ये तुम्हारा CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो, in spite of a small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कार्बन इतने कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब तुम सोचो, उसका इंपॉर्टेंस तुम इसी से पता लगा सकते हो कि 12th के अंदर तुम एक बुक, मतलब अपने बुक की एक पार्ट तुम पूरी कार्बन के ऊपर पढ़ोगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी से डील ही होती है, इसी के ऊपर बेस है। तो तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो तुम पूछोगे, हम नाइट्रोजन के बारे में भी तो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर फ्लोरीन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोरीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि हम इसके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर? ऐसी क्या बात है कार्बन में? समझ में आया? क्या बात है, गाना सुने हो ना? तो वही बात है। तो इसमें पूछ रहे हैं ऐसी क्या बात है, क्या चीज है कि हम कार्बन पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो फिर अभी उसको हम क्या होता है समझेंगे कि ऐसी क्या बात है। तो देखो, तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी तो तुम्हें ये पता चल गया। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। क्यों? अभी ये जो नेक्स्ट ये वाली स्लाइड है इसमें तुम्हें पता चलेगा। तो पहले कार्बन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अगर हमें कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 और 4। मतलब के सेल में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? और एल सेल में तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर पूछ रहा हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है। देखो, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो कार्बन है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है?
इसीलिए कार्बन को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं कार्बन को, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब जानते हो क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। फिर अब आते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, अच्छा देखो, हीलियम, He मतलब हीलियम, हीलियम तुम्हारा नियॉन हो गया, Ne मतलब नियॉन, ये तुम्हारा ऑर्गन हो गया, और ये क्रिप्टॉन हो गया, ये तुम्हारा जेनॉन हो गया, ये तुम्हारा रेडॉन हो गया। ये सब क्या है, ये सब नोबल गैस है। क्या है ये सब, नोबल गैस है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, देखो तुम ध्यान से देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। तो इसका तुम अगर वो करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, बस के अंदर, के सेल के अंदर तुमने 2 फिल कर दिया, बस एल एम एन ये सब बाकी तुम्हारे एम्प्टी होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन हमने के सेल में फिल कर दिया, ठीक है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाने को सोचे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये समझ लो न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये न्यूक्लियस है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे के सेल में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम नियॉन के बारे में पढ़ेंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के एल एम एन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के में तो तुम्हें पता है कि केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं के में। एल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 2, और उसके बाद हम एल में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, तो 2 8 10 हो गया तुम्हारा, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तुम्हारा नियॉन का। फिर ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के एल एम एन, तो 2 8 8, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। 2 8 10 एंड 8 18। अब तुम कहोगे इसमें एल सेल में तुमने 8 से ज्यादा क्यों नहीं फिल किया, अरे भैया एल सेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हो, के में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, ठीक है। अब तुम यहां जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि नियॉन के वैलेंस सेल मतलब एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आर्गन के वैलेंस सेल एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। वहीं हीलियम के केस में इसका आउटर मोस्ट सेल के है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, ठीक है। अब तुम ये चीज देख रहे हो कि अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूं कि जो हर एलिमेंट तुम्हारा है वो चाहता है कि हम नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन रखें। वो क्या चाहता है तुम्हारा, कि हम नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन रखें। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए ही वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और उसी के लिए वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब तुमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 2 बात सीखी। पहली बात कि जो हीलियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि के सेल है, मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे जो तुम्हारे चाहेंगे कि हमारे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो वैलेंस सेल में, और कुछ एलिमेंट तुम्हारे होंगे वो चाहेंगे कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, वो अपना क्या होता है स्टेबल होना चाहते हैं, वो अपने आप को अपना वैलेंस जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट मतलब मेरे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यही तुम्हारा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो, अब यहां आते हैं हम कार्बन के कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 4, के में 2 और एल में 4, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तब इसके पास दो चीज बनी,
क्या दो चीज बची कि जो ये कार्बन है, अगर इसको अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो मतलब इसके पास 4 तो है ही, तो मतलब इसको 4 की जरूरत है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो केस 1 पहला ये चीज क्या कर सकता है कि जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, C4- ठीक है। तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था निगेटिव चार्ज कब आता है, निगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या फिर वही बात इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लेके अपने पास चला आया, तो इसको लिखते हैं ऐसे C4- मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिए। तो अब ये C4- बन जाएगा और इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचो, एक बात सोचो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6। और ये तुम्हारा के सेल है कार्बन का और ये तुम्हारा एल सेल है कार्बन का, ठीक है। इसमें के में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से अपने वैलेंस सेल में रख लेता है, मतलब हमने 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर दिए, तब ये क्या बन जाएगा, C4- बन जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, इसके पास अब कितने क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब तुम कंपेयर करो, पहले जब ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आए थे तो इस कार्बन को केवल 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस होना था, मतलब ये जो प्रोटॉन है, ये जो 6 प्रोटॉन है, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अब हमने इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिए, तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा 6, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये प्रोटॉन कहेगा भैया अब हम नहीं संभाल पाएंगे, पहले हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल ले रहे थे, लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और हम 6 ही प्रोटॉन है, हमसे नहीं संभल पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये तुम्हारा स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहली बात तुम्हारी हो गई कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है तब तो वो स्टेबल ही नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं स्टेबल रह जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो कहेगा भैया हम अकेले 6 प्रोटॉन है, हम 10-10 इलेक्ट्रॉन को क्या होता है बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इतनी औकात ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पहला पॉइंट हो गया। इसी कारण क्या होता है तुम्हारा C4- अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन तो खत्म हो गई कि मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन नहीं कर सकता है। फिर सेकंड कंडीशन पे आती है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4 है। मैंने तुम्हें बताया था कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, ये भी क्या है, नोबल गैस है। तो दूसरी बात ये है, वो ये कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन चलो लॉस कर देते हैं, किसी को दे देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी तब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और वो तब क्या हो जाएगा, वो हमारा वैलेंस सेल हो जाएगा। और ये हमारा किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और सारे तुम्हारे एलिमेंट्स यही तो चाहते हैं कि हम नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन रखें। तो दूसरा केस है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है या फिर किसी को डोनेट कर देगा, दे देगा। तो अब देखो, तो इस केस में वो बनाएगा C4+ कैटायन। मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए यहां क्या लिखा था, क्या लिख दिया, 4+। अब देखो, अब जब C4+ हो जाएगा इसके पास, तो अब तुम ध्यान से देखो, जब इसके पास C4+ हो जाएगा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है,
सेल है। पहले इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल थे और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का मैं जनरल बता रहा हूं, मतलब जनरल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ये तुम्हारे कार्बन का स्ट्रक्चर है। फिर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू किया। अब देखो यहां कितने प्रोटॉन है तुम्हारे, 6 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन यहां है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू किया। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन से कहा कि भैया हम तुमको लॉस कर रहे हैं, तुम कहीं और चले जाओ। ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ध्यान से देखो, पहले ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा चला जाएगा तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब अब 6 प्रोटॉन को केवल 5 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो ये और तगड़े तरीके से उसको बैलेंस करेगा, मतलब अपनी तरफ ये और खींच लेगा, एकदम बांध लेगा, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। फिर हम कहेंगे चलो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो फिर उसके बाद हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये ऐसे ही नहीं लॉस हो जाता, हमको एनर्जी देनी पड़ती है। समझ में आया, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। और ये एनर्जी हमें देनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है इसने इनको बांध के रखा है, ठीक है। अब देखो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये और अच्छे से इसको बांध लिया। फिर जब दूसरी बार तुम इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो तुम्हें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, क्योंकि अब उसको केवल 5 लोग को संभालना है। और क्या होता है, वो और अच्छे से संभालेगा। तो अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को भी तुमने रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, अब इसको केवल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना है। और इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। समझ में आया, तो ये अब और तगड़े से इसको बैलेंस करेगा और अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो तुम्हें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया, तो ये हमारा जो प्रोसेस हुआ वो हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। समझ में आया, तो ये भी जो हमारा ये वाला जो कंडीशन है ये भी हमारा फेल हो जाता है, ये भी हमारा स्टेबिलिटी हमें नहीं प्रोवाइड करा पाता, ठीक है। जो C4 प्लस हमारा कैटायन बनता है उसको भी हम नहीं अचीव कर सकते। तो यहां से हमें दो प्रॉब्लम समझ में आई। पहली प्रॉब्लम क्या समझ में आई कि ये जो कार्बन है भैया, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और ये दोनों प्रॉब्लम क्यों है इसको अभी हमने डिस्कस किया। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग होती कैसे, इसी को हम इस लेक्चर में अभी देखेंगे। तो यहां से सब लोग सोच रहे थे कि भाई कार्बन जो है वो तो कुछ रह ही नहीं गया, ना वो गेन कर पा रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन, ना वो लॉस कर पा रहा है। लेकिन तुम्हें पता नहीं, वो बहुत बड़ा छुपे रुस्तम है। वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। सबसे बड़ी टेंडेंसी उसके पास है, सबसे बड़ा शस्त्र उसके पास है, वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा। वो गेन नहीं करेगा, लॉस नहीं करेगा। और अगर तुम्हें याद है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर लॉस ही तो होता था। वहां इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, ट्रांसफर होता था। क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा, जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो क्या बनाएगा, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो अपना वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके नहीं फिल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस सेल को फिल करेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। उसके बाद अब देखते हैं कि यहां वही बात हुई, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है गेन और लॉस वाली, ये उसको कैसे सुलझाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इसको सुलझा लेगा। और इलेक्ट्रॉन शेयर किससे करेगा,
दूसरे एटम्स के साथ शेयर करेगा या फिर अपने तरह के ही अदर एलिमेंट्स के साथ वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है, और यहां तुम ध्यान रखो, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे प्रेजेंट हो, या फिर तुम्हारे, उसी को हम कहते हैं वैलेंस सेल में प्रेजेंट हो। ठीक है, और अच्छा तुम ये कहोगे इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत ही क्यों है, ऐसी क्यों जरूरत है? क्योंकि तुम्हें पता है जो सारे एलिमेंट्स है वो अचीव करना चाहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने तुम्हें बताया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। या तो वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखेंगे, वो भी के सेल के लिए। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, के सेल के लिए, ये तुम्हारा समझ लो न्यूक्लियस है। और बाकी बाकी जो कंडीशन है, या फिर वो अपने आउटर मोस्ट सेल में एल सेल या फिर एम सेल में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि वो अपना नोबल कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना चाहते हैं, इसका मतलब या फिर वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और ड्यूप्लेट केवल कुछ ही एलिमेंट्स करते हैं, जैसे कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो तुम्हारा क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, वो चाहेगा कि उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो केवल चाहेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो हमारा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहां एक जानने की और बात है कि केवल कार्बन ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तुम्हारे। ठीक है, अभी वो एलिमेंट्स हैं क्या, अभी जस्ट अभी तुम्हें मैं बता रहा हूं। देखो क्या कह रहा है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस। इसको अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन को टेट्रावैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और हम ये सीखेंगे क्यों, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो असल में हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो होता कैसे है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, H2 का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तुम्हें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहां H2 है, मतलब हम दो हाइड्रोजन लिए, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई क्या तुम अपना मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो। तो ये वाला हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मैं तो शेयर कर दूं लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो फिर ये कहेगा चलो भाई ऐसा करते हैं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर कर दे रहा हूं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दो, इससे हम दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगा कैसे, अभी देखो देखो, यही चीज मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये हाइड्रोजन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रखा, और इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रखा। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं सर्किल बना रहा हूं, इस हाइड्रोजन का देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और इस हाइड्रोजन का देखो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब देख लो, ये इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये हुआ कैसे, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर दिए। ये जो देख रहे हो, ये जो कॉमन रीजन देख रहे हो तुम, इस सर्कल का और इस सर्कल का कॉमन रीजन देखो, ये तुम्हारा क्या बताता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या तुम्हारा बताता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तुम्हारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी अगर ना समझ में आया हो, अभी रुको, अभी और एग्जांपल्स लेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहां एक चीज बताता हूं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुए हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारे, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो तुम्हारे क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। और तुम्हारे अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो वो क्या बनाते हैं, तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे लाइन से, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। मतलब जो एक ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन में 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड। मतलब जो एक बॉन्ड बनता है वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ, अगर हम पेयर के फॉर्म में लिखें तो इक्वल टू 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो पेयर मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जूता खरीदो, 1 पेयर ऑफ सॉक्स या फिर 1 पेयर ऑफ शूज तुमने खरीदा, 1 पेयर ऑफ शूज में कितने शूज होंगे, 2 शूज होंगे ना। 1 पेयर ऑफ शूज में तुम्हारे 2 शूज होंगे। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और उसी को हम कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड बनता है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा, अरे शादी का जोड़ा नहीं भाई। देखो जो शादी का जोड़ा भी है वो भी पेयर है, उसमें एक लड़का है एक लड़की है। समझ में आ रहा है, तो वही मैं कह रहा हूं कि पेयर की हम बात कर रहे हैं। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज तुम जान गए। अब देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड। तो तुम इसको ऐसे लिख देते हो, नॉर्मल जो हम आगे लिखेंगे हम उसको ऐसे लिख देंगे। समझ में आया, तो ये तुम्हारा H2 का स्ट्रक्चर हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर तुमसे एग्जाम में आता है कि H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो तुम ये जो मैं तुम्हें सर्कल वाला बना के दिखाया हूं तुम वैसे लिखोगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई जनरल काम है, जनरल रिएक्शन वगैरह तुम उसमें लिख रहे हो, तो तुम H2 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, शो करने के लिए। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। चलो O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो देखो, एक ऑक्सीजन यहां था और एक ऑक्सीजन यहां था, 2 ऑक्सीजन है क्योंकि हमें O2 का बनाना है। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ, 2 और 6। मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पता है ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें केवल हम वैलेंस सेल को लेते हैं, और इसको मैंने अभी पहले डिस्कस कर चुका है। तो हम यहां 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां भी इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे बात कर रहे हैं, समझ में आया, अभी वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे वैसे बात तो करते नहीं, मैं तुम्हें बस एनालॉजी समझा रहा हूं कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन कह रहा है भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाते तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते और मेरा कंप्लीट हो जाता ऑक्टेट। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑक्सीजन, क्या भाई तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है भाई मेरे पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो क्या तुम मुझे शेयर कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है एक काम कर सकते हैं हम लोग कि मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, तो तुम्हारा भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, अब यहां देखो ऐसे होगा, इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है। इस ऑक्सीजन ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है। अब देखो 2 टू 4 टू 6 टू 8, ये सर्किल मैंने बताया, ये सर्किल मैंने बनाया,
इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस ऑक्सीजन का देखो 2 टू 4 टू 6 टू 8, इस ऑक्सीजन का भी तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब ये तुम्हें दिख गया ना कि इसमें कॉमन रीजन क्या है। ध्यान से देखो, इन दोनों सर्किल का कॉमन रीजन क्या है, इन दोनों सर्किल का कॉमन रीजन ये है। समझ में आया, जो जिसको मैंने ब्लैक से टिक किया है, समझ में आया। तो तुम्हारा कॉमन रीजन क्या है, ये ब्लैक वाला रीजन है। ठीक है, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो टोटली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर ही हुए हैं। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब देखो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यही तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और तुम्हें एग्जाम में ये दोनों ऑक्सीजन बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें केवल दिखाया कि ये दोनों ऑक्सीजन थे, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ऐसे स्टेबल हो जाएंगे। तो जो तुम्हारा फाइनली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना ऑक्सीजन का, वो ये है। अच्छा, अब इसको तुम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो देखो, तुम्हें पता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, केवल एक लाइन से। अगर 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। और ये वो कैसे डिनोट होता है, ऐसे, 2 लाइन से, 2 लाइन से। अच्छा, अब यहां तुम देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ये सब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे हैं, ये सब तो ऑक्सीजन के पास ही है। जो तुम्हारा कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो तुम ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख सकते हो, ओ डबल बॉन्ड ओ। और इसको लिखते वक्त तुम्हें ये जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स है इनको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्म, मतलब ये नॉर्मली हम ऐसे इसको लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो यही है जो ये मैंने तुम्हें बना के दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, अब हम चलो Cl2 का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका हो जाएगा 2 8 7, मतलब इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम ऐसे बनाओ, एक क्लोरीन तुमने यहां बनाया, एक क्लोरीन यहां बनाया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन इससे कहेगा कि भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्या तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो। तो ये क्लोरीन कहेगा भाई मेरे पास भी तो 7 है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे भी चाहिए ताकि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये जो Cl है, ये Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये जो दूसरा वाला Cl है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ताकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जब ये Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये Cl जब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये तुम्हारा क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस Cl सा 2 टू 4 टू 6 टू 8, ये तुम्हारा क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां से दिख रहा है तुम्हें दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, क्योंकि कॉमन रीजन, जो दोनों सर्किल का कॉमन रीजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर मतलब तुम इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर तुमसे कोई पूछे कि Cl और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है तो तुम कहोगे सिंगल बॉन्ड। और तुमसे कोई पूछे क्यों सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि उन्होंने केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और एग्जाम में तुम ये सब मत बनाना, डायरेक्ट तुम यही बनाना, क्योंकि यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अभी तुम और 2 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना लोगे डॉट स्ट्रक्चर, तो फिर तुम्हें ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप से डायरेक्ट ऐसे बना लोगे। ठीक है,
ये हमारा हो गया Cl2 का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम देखेंगे N2 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का। अब देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो N2 है, दो नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहां बनाया, एक नाइट्रोजन यहां बनाया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दो नाइट्रोजन थे, आपस में बात कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन कह रहा है भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्या तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर सकते हो? तो ये कहेगा भाई मैं तो 3 शेयर तो कर दूं, लेकिन मुझे भी तो 3 रिक्वायरमेंट है, मुझे भी तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो ये कहेगा चलो मैं अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूंगा। तो मतलब ये जो n है ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, तो जब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो n है इसने भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखो 3 3 6 और 2 8, मतलब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस नाइट्रोजन का 3 3 6 2 8, मतलब इस नाइट्रोजन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और यहां तुम ध्यान से देखो, यहां कॉमन रीजन में, दोनों सर्किल के कॉमन रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और अब तुम्हें पता है 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसको तुम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, n ट्रिपल बॉन्ड n, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो हमारा आंसर ये है, ये जो मैंने शो किया। अच्छा देखो, कई कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं, कई कई लोग सर्किल नहीं बनाते हैं, ठीक है। कई कई जगह तुम देखोगे लोग सर्किल नहीं बनाते हैं, ऐसे ही दिखा देते हैं, n 1 2 3 1 2 3, ये n के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां n के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज सेम है, दिख रहा है ना, 3 3 6 3 3 6, इसके ऊपर 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी 1 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है, बट ये इसका थोड़ा छोटा फॉर्म है, मतलब थोड़ा इसमें थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, मतलब हम इसको छोटे में लिख दे रहे हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग है, शो करने का, जो तुम्हारा शो करने का तरीका है वो अलग है। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम यही जो सर्किल वाला है वही बनाओ। क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हें क्लियर हो रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारे एनसीईआरटी में जो जो स्ट्रक्चर बने हैं वो भी तुम्हारे ऐसे ही बने हैं, तो इसको अगर इस तरह से बनाओगे तो वो तुम्हारा ज्यादा इफिशियंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। चलो बनाते हैं। देखो यहां एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और फिर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को इस तरफ रखो, एक हाइड्रोजन को इस तरफ रखो। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन हमेशा चाहता है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करे, इसको ऑक्टेट से मतलब नहीं है, वो अपना ड्यूप्लेट मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है, ताकि वो किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन रख ले, हीलियम की तरह, ताकि कॉन्फ़िगरेशन रख ले, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया। तो ये हाइड्रोजन हीलियम इस नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, इसीलिए ये क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो ये हाइड्रोजन चाहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, कहीं से मुझको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये ऑक्सीजन से कहेगा कि क्या भाई तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो। वो कहेगा हाँ शेयर तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये कहेगा हाइड्रोजन एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझसे शेयर कर लो और मैं तुमसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहा हूं, और दूसरे हाइड्रोजन से तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो और दूसरा वाला हाइड्रोजन तुमसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। मतलब
मैं भी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर कर दूंगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो 7 और 1 8 तुम्हारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसको बनाएंगे कैसे? अब यहां देखो, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया। अब इसने इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, तो इसके पास अब कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए इस वाले और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, तो इसके पास पहले 6 था, तो अब इसके पास कितना बचेगा? 4। अब ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब ध्यान दो, ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है? वाटर का स्ट्रक्चर। अब तुम बताओ कि इसको लिखेंगे कैसे? अगर मैं तुम्हें इसको कहूं बॉन्ड के फॉर्म में शो करके दिखाओ तो कैसे लिखोगे? तुम पहले H लिखोगे, फिर देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2, मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा O के साथ। फिर इस O और H के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2, तो यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा H के साथ। ये तुम्हारा H2O का स्ट्रक्चर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन से तुम्हें अभी मतलब नहीं है, इसको हम बेसिकली लोन पेयर कहते हैं। अब तुम कहोगे ये लोन पेयर क्या होता है, तो अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस इतना जानो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। ये तुम्हारा वाटर का स्ट्रक्चर हो गया और तुम चिंता ना करो, तुम हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम देखा करो, वहां तुम्हें लेक्चर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से लिखी हुई। अभी जो इसके नीचे तुम्हें पीडीएफ मिलेगी उसमें तुम्हें H2O CH4 NH3 सबका बढ़िया से तुम्हें मिल जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पीडीएफ लिंक से जरूर डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, अब हम CH4 का देखते हैं, CH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो, CH4 को हम कहते क्या है? CH4 को हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम मीथेन कहते हैं। और तुम्हें पता है ये तुम्हारा सीएनजी में यूज होता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है तुम्हारा सीएनजी में ये CH4 यूज होता है। ठीक है, तो CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तुम्हें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। अब 4 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 हाइड्रोजन है तो तुम 4 साइड इसको बना दो, 1 2 3 4, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम कहोगे कि सर क्रॉस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बना रहे? अरे चाहे जैसे बना लो, चाहे क्रॉस में इलेक्ट्रॉन को शो कर दो, चाहे डॉट में इलेक्ट्रॉन को शो कर दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे जैसे शो कर सकते हो। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारे हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब ये 2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट ऐसे कंप्लीट किया, ये हाइड्रोजन इसने अपना ड्यूप्लेट ऐसे कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट ऐसे कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट ऐसे कंप्लीट किया। और कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाइड्रोजन 2 2 सारे हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिए, और ये जो कार्बन है इसके पास 4 था और इसने 4 इलेक्ट्रॉन किससे और शेयर कर लिया था? इन चारों हाइड्रोजन से। इसी के कारण इसके पास भी ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले आ गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मैं तुमसे कहूं कि इसको बॉन्ड वाले फॉर्म में लिखो। अब तुम यहां ध्यान से देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, इस हाइड्रोजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन,
तो ये तुम्हारा किसका बॉन्ड फॉर्म में, ये तुम्हारा CH4 का स्ट्रक्चर हो गया, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया CH4 का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं NH3। NH3 किसको कहते हैं? अमोनिया। किसको कहते हैं NH3? मतलब अमोनिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ना तुम इसका वो भी पढ़ोगे, प्रिपरेशन अमोनिया को बनाते कैसे है, हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, उसको भी आगे चल के पढ़ोगे। इस शायद क्लास 10th में नहीं पढ़ोगे, 11th या 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो अमोनिया NH3 हमको बनाना है। अब तुम्हें पता है, पहली बात तो तुम्हें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 2 and 5। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को तुम 3 साइड्स बना लो। ठीक है, 3 हाइड्रोजन को तुम 3 साइड्स बना लो ऐसे। अब ध्यान से देखो, इन हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सब अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेंगे? नाइट्रोजन के साथ लेंगे। अब देखो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन कहेगा भाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, तो ये नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं, मैं तुमसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर दूंगा, लेकिन मुझे 8 कंप्लीट करना है। तो ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? भाई सुनो, मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दूंगा, ये हाइड्रोजन भी तुम्हें अपना वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये वाला हाइड्रोजन भी तुम्हें अपना वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तुम्हारे पास 5 तो है ही, और 3 जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें नीडेड है वो तुम्हें हम तीनों से मिल जाएगा, तो तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात, इससे हमारा भी फायदा होगा, हमारा ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो, ये नाइट्रोजन है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। ये हाइड्रोजन तुम्हारा ये है, इसने, इस नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। ये हाइड्रोजन तुम्हारा है, इस नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, और इसने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया। तो ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, और 2 टू 4 टू 6 टू 8 इस नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया NH3 का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें कहूं इसको बॉन्ड फॉर्म में मुझे लिख के दिखाओ, तो तुम कहोगे N, इस हाइड्रोजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। देख रहे ना, ये बड़े वाले सर्किल में और ये छोटे वाले सर्किल में जो रीजन कॉमन है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये NH, इस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? इस H के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये H बन गया। इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन शेयर है? ये H बन गया। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे तुम्हारे क्या होंगे? बचे रहेंगे। इसको तुम ऐसे शो कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन इसको हम लोन पेयर कहते हैं। इसके बारे में तुम आगे 11th में और पढ़ोगे। और तुम्हें पता है NH3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे इसको नहीं लिखते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो करते हैं कि ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर। ये जो मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन अभी दिखा रहा हूं ना, इसको ऐसे शो किया जाता है एक्चुअल में। लेकिन तुम कहोगे सर ऐसे करके ऐसे क्यों दिखाएं? क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड एंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल जरूरी नहीं है। अभी 11th में रुको, तुम पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, वहां तुम इसको सीखोगे कि कैसे कैसे एंगल डिटरमाइन होता है और कैसे कैसे इन सब का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें नॉर्मल अभी केवल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, तो तुम्हें अभी केवल इससे मतलब होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं है सो हो रहा है, इससे मतलब होना चाहिए। तो अगर तुम्हें कोई कहे NH3 का तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये बना दोगे, पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, और तुम्हारे सिलेबस में भी अभी इतना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, ये सब जो बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड क्या है? इनको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, गेन और लॉस नहीं हो रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, कि मतलब तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, या मतलब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जैसे होता नहीं कि किसी आपके क्लास में किसी बच्चे का मैथ तेज है, किसी बच्चे का साइंस वो क्या होता है केमिस्ट्री तेज है, तो वो कहेगा भाई तुम मुझे मैथ पढ़ा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें साइंस पढ़ा दूंगा या फिर केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो ये क्या हुई, ये शेयरिंग कंप्लीट हुई। इससे क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, और इससे किसका फायदा हुआ, दोनों का फायदा हुआ। वही सेम यहां लगाया गया, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे अपना इसका फायदा क्या हुआ, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन का भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया पूरा, वो भी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसका यही फायदा हुआ, इसीलिए ये लोग सब ऐसा करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने अभी इतना पढ़ लिया। तो यही जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो बॉन्ड मैंने फॉर्म किया है, ये बॉन्ड जो मैंने फॉर्म किया है, इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और देखो अगर तुम्हें आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, तो तुम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3 जाके देख लो, उसमें मैंने आयनिक बॉन्ड का डिस्कस किया है। वहां शेयरिंग नहीं होती है, वहां ट्रांसफर होता है, वहां लेन देन नहीं होता है कि तुम मुझे कुछ दे दो मैं भी तुम्हें कुछ दे दूं, ये शेयरिंग वाला वहां फंडा नहीं होता। वहां होता है कि एक क्या होता है, एक कोई देता है और दूसरा कोई लेता है, बस वहां गेन और लॉस का फंडा होता है। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ऐसे बॉन्ड्स जो कि शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से होते हैं, उन्हें क्या हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है। अब तुम यहाँ देख रहे हो, अच्छा तुम अभी तक बताओ, क्या किसी क्वेश्चन में तुमने ऐसा देखा कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, इस सर्कल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, नहीं देखा। हमेशा जो शेयरिंग वाला पोर्शन होता है वो पेयर में होता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या फिर तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, फिर तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो पेयर में शेयर होंगे, ठीक है। अभी इसमें भी देख लो तुम, यहां तुम्हारे क्या हो गए, पेयर बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं तुम्हारे, ये पेयर में, मतलब अच्छा कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां शेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, हमेशा तुम्हारा पेयर्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। तो वही वो ये कह रहे हैं कि द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से दो एटम्स के बीच में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, लेकिन इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं इसका कहने का मतलब क्या है। देखो जैसे तुमने हाइड्रोजन का H2 का तुमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो H2 का स्ट्रक्चर तुमने कैसे बनाया था, ये हाइड्रोजन था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, ये H2 बन गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मतलब ये दोनों आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। लेकिन एक H2 ये है, और अगर मैं एक H2 सेम ऐसे ही यहां बना देता हूं, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा, समझ में आया। इस H2 में जो H हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, इस H2 में H जो है वो भी स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा, क्या होगा, कमजोर होगा। वही वो कह रहा है कि विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के जो अंदर वाले बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग होंगे, लेकिन जो इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो ये आपस में बंधे होते हैं, वो तुम्हारे क्या होंगे, वीक होंगे। और इसी के कारण इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सारे कंपाउंड का, वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं फॉर्म होता। अब तुम्हें ध्यान दो, मैंने तुम्हें बताया था जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो पॉजिटिव आता है, क्या होता है, सॉरी नेगेटिव आता है, और क्या होता है, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या आता है,
पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब चार्ज आता है जब गेन और लॉस होता है, तो इसी चार्ज के कारण, इसी आयंस के कारण तुम्हारा जो आयनिक कंपाउंड था उसको जब हम सॉल्यूशन में डालते थे तो क्या होता था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती थी। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे हैं वो शेयर हो रहे हैं, और जब शेयर हो रहे हैं तो ये कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं करते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा पॉइंट है। उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं किसी एलिमेंट्स के, उन्हीं को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। मतलब अभी समझोगे, जो तुम्हारा डायमंड होता है वो किससे बना होता है भैया, कार्बन से ही बना होता है, समझे, कार्बन से। और उसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम, ये देख रहे हो ये गोल गोल, ये वन कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, 3D स्ट्रक्चर होता है। और डायमंड से हम क्या बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, रिंग। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो यही रिंग तुम पहनाओगे डायमंड अपनी वाइफ को। ठीक है तो अभी अभी तो शादी करोगे नहीं, अभी तो बहुत दिन बाद शादी करोगे। तो जान लो कि जो डायमंड जो तुम्हारा डायमंड फॉर्म होता है वो कार्बन से फॉर्म होता है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है 1 कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन रहता है। ठीक है, और तुम्हें पता है जो डायमंड है वो तुम्हारा हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। और तुम पता है तुम डायमंड को अपने लैब में भी बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो, प्योर कार्बन को लो और उसको बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उसको सिंथेसाइज कर दो, तो वो क्या होगा, तुम्हारा डायमंड बन जाएगा। तुम कहोगे अरे इतना भी आसान नहीं है बनाना, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये कहाँ से लाओगे, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, समझ में आया। नहीं तो हर कोई डायमंड बना ले अपने घर पे। और ये जो बनते हैं ये बहुत छोटे अमाउंट में बनते हैं, इसे नहीं कि 20 किलो डायमंड तुम बना लोगे लैब लैब में। ठीक है, तो यही बात है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो पहला एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स क्या है, कार्बन का डायमंड है, और इस डायमंड में 1 कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम ज्वाइन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना रहता है, बस डिफरेंस क्या है, यहां जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ ज्वाइन रहता है। ठीक है, और इसमें वो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए रहता है। क्या बनाए रहता है, डबल बॉन्ड। और यहां तुमने देखा था क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड हर कार्बन के साथ बनाया है। और इसमें इसमें ये लेयर में स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूं, देखो इसका स्ट्रक्चर भी अभी हम शो करेंगे। ठीक है, तो इसके ग्रेफाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। देखो, और ये हमारा हेक्सागोनल एरे देता है। ये क्या चीज है भैया, ये कहां से आ गया, अरे रुको अभी सबर करो, अभी जस्ट बताया जाएगा, अभी जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। और इसमें लिखा है वन ऑफ दीज इज अ डबल बॉन्डेड। अभी मैंने तुम्हें बताया ना एक कार्बन डबल बॉन्डेड रहता है दूसरे कार्बन के साथ, और इसका जो वैलेंसी है, तभी तो इसकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। मतलब कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, तो अगर ये कार्बन 3 के साथ क्या होता है, ज्वाइन है, तो इसने इसने तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया, लेकिन इसको तो 4 करना है, इसीलिए डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। हो सकता है अभी बहुत क्लियर ना हो तो उसके पीछे ज्यादा मत पड़ो, बस इतना जान लो। ठीक है, फिर तुम्हारा जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है वो फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल एरे और बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। अभी इसके बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर, ये सब बेसिकली किसकी बातें हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बातें हैं। फिर जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। और ये क्यों होता है, अभी इसको भी डिस्कस कर लेंगे क्यों होता है ऐसा। और जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, अभी सुनो, हमने अभी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन भी तो नॉन मेटल है, और कार्बन से ही तो ग्रेफाइट बना है, तो फिर ये क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, एक एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन को हमने मेटल और नॉन मेटल में डिस्कस भी किया था, तुम जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, और इसका रीजन भी तुम पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम थोड़े छोटे हो इसका रीजन जानने के लिए।
11th में जाओगे तो हो सकता है तुम इसका पूरा रीजन पढ़ो, ठीक है। फिर ग्रेफाइट इज यूज मेकिंग, जो तुम पेंसिल यूज करते हो ना, जो पेंसिल अप्सरा की पेंसिल जो यूज करते हो, नटराज की जो पेंसिल यूज करते हो, उसका जो निब होता है, जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, वो तुम्हारा ग्रेफाइट का ही बना होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद अब देखो, अब स्ट्रक्चर का हम, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज्यादा बार अब बोल दिए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लो। देखो, अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर अब यहां तुम ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ ये बॉन्ड है, ये कार्बन इसके साथ ये सारे जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ब्लू ब्लू कलर के, ये क्या है? तुम्हारे कार्बन है। क्या है? तुम्हारे कार्बन है। और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। लेकिन इसमें तुम देखो डबल बॉन्ड इसने नहीं शो किया है, लेकिन असल में एक कार्बन दूसरे, केवल एक जो एक कार्बन है वो इससे डबल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा, ठीक है। और तुम कहोगे ये वाला कार्बन तो केवल, ये वाला जो कार्बन है ये तो केवल दो एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसे बढ़ा रहता है इस साइड, मतलब ये फैला हुआ है, तुम्हारा पूरा एक प्लेन बनाता है। देखो यहां दो प्लेन बन रहा है, अभी मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। देखो यहां दो प्लेन बन रहा है, एक प्लेन तुम्हारा ये है, समझ में आया, और दूसरा प्लेन तुम्हारा ये है, ठीक है। ये प्लेन बना रहा है, प्लेन मतलब जैसे तुम्हारा एक छत है और एक तुम्हारा फ्लोर है, तुम्हारा एक तुम्हारा छत है और दूसरा तुम्हारा नीचे का फ्लोर है, देख रहे हो। और इन दोनों के बीच में एक ये बॉन्ड बना है, देख रहे हो, ये ध्यान से देखो, ब्लू ब्लू कलर का छोटा छोटा, इसको कहते हैं वंडर वॉल। ये क्या होते हैं? वंडर वॉल फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। अब जब ये वीक होते हैं तो ये दोनों ये वाली जो लेयर है तुम्हारी और जो तुम्हारी नीचे वाली लेयर है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? स्लिप करती हैं। इसीलिए जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी होता है, ठीक है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। और अभी के लिए ये देख रहे हो, ये हेक्सागन के फॉर्म में बना रहे हैं, इसीलिए वो कह रहा था कि जो प्लेन के अंदर वो हेक्सागोन के फॉर्म में क्या होते हैं? तुम्हारे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, ठीक है। और इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है, इसमें शो नहीं किया है तुम्हारे फिगर में, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी वो तुमको दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए अभी सिंपली तुम यही पढ़ो, ठीक है। ये प्लेन है, समझ में आ रहा है? प्लेन, ये ऊपर है और ये वाला उसके नीचे है, और ये दोनों एक वीक वंडरवॉल फोर्स से क्या होते हैं? अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। और देखो ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है, यहाँ तुम बैठ के पेंसिल से लिख रहे हो, मतलब वो यहां से तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पेंसिल में तुम निब यूज कर रहे हो वो किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है। फिर आते हैं बकमिस्टर फुलेरिन, ये भी किसका बनता है? कार्बन का बनता है। ये किसका बनता है? कार्बन का। और इसमें कार्बन कितने? 60 कार्बन तुम्हारे अटैच होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं C60। ये फुलेरिन, इसको हम फुलेरिन भी कहते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशली नाम रखा गया बकमिस्टर फुलेरिन, C60 इसका नाम जो है, C60, और इसी को हम बकमिस्टर फुलेरिन कहते हैं। इसमें 60 कार्बन तुम्हारे जुड़े होते हैं आपस में, और वो जो जुड़े होते हैं, ये जो तुम्हारे गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारे क्या है? कार्बन के एटम्स है, कि तुम्हारे इस किस तरह जुड़े होते हैं? एक फुटबॉल की तरह ये शेप देते हैं। समझ में आया? किसकी तरह शेप देते हैं? फुटबॉल की तरह, एक तरह तुम्हें शेप देते हैं। दिख रहा है ना ये किस तरह लग रहा है? फुटबॉल की तरह ये लग रहा है। और देखो इसको बकमिस्टर फ्लेरिन क्यों कहा जाता है? देखो एक यूएस में एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कोई डोम बनाया था, और जो वो डोम डोम जानते हो ना, गुंबद, जो वो डोम बनाया था उन्होंने, वो इसी टाइप का कुछ था। इस मतलब इस तरह का डोम का जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरह का होता है। तो इसीलिए इस फुलेरिन का जो नाम दिया गया वो दिया गया बकमिस्टर फुलेरिन, क्योंकि उसको उन्होंने बकमिस्टर फुलेर, एक वो जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस डोम को बनाया था। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है फुलेरिन का वो ऐसे होता है, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? बकमिस्टर फुलेरिन। समझ में आया? इसीलिए तब से हम उसको बकमिस्टर फुलेरिन बनाने लगे, ठीक है। तो ये हमारा C60। अब तुम कहोगे कि अच्छा देखो, मैंने एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, मतलब एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन शुरू में डिस्कस नहीं की। क्यों नहीं डिस्कस की?
इसी पल के इंतजार के लिए मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि तुम तब समझ नहीं पाते, अब तुम समझ जाओगे। देखो, वही सेम कार्बन से मैंने डायमंड बनाया, उसी सेम कार्बन से मैंने ग्रेफाइट बनाया, उसी सेम कार्बन से मैंने क्या बनाया, बकमिंस्टर फुलेरिन बनाया, और तीनों की प्रॉपर्टी बहुत अलग है। तुम सोचो, कहां डायमंड, कहां ग्रेफाइट, कहां बकमिंस्टर फुलेरिन, तीनों की प्रॉपर्टी बहुत अलग है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल है उनके स्ट्रक्चर में, उनके अरेंजमेंट में। हमने देखा था जो डायमंड है उसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो 3D स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में देखा कि वो प्लेन के फॉर्म में जुड़ा है और एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है और उसमें एक डबल बॉन्ड है और वो प्लेन के फॉर्म में है। और बकमिंस्टर में देखा कि ये बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह हमारा स्ट्रक्चर है। तो मतलब कार्बन तो सेम है, बस डिफरेंस किस में आ रहा है, स्ट्रक्चर को हम अलग, मतलब उसको स्ट्रक्चर को हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे अलग अलग चीजें बन रही हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। वही एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। और यहां जो हमने एलिमेंट यूज किया है वो क्या है, हमारा कार्बन। ठीक है, क्या हमारा कार्बन। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पहले एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन पूरी अच्छी तरह से नहीं बताई, इसी को समझाने के लिए। अब तुम देखो, अब तुमने सारी चीज पढ़ ली, अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं CO2, ये O2 है भैया, ऐसे CO2 इसको ऐसे लिखा जाता है, नीचे 2 रहता है। ठीक है, कह रहे हैं CO2 का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। हम कहे अच्छा रुको अभी बनाते हैं, हम तो पढ़े हैं, अभी देखो 2 मिनट में बनाते हैं, इससे ऐसी बात करते हो यार तुम। देखो अभी बनाते हैं। देखो ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तुम्हें पता है ना, कार्बन 2 4 इसका होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 6। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, कार्बन भाई शेयर कर दो। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा कार्बन भाई तुम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। तो ये कार्बन कहेगा भाई मुझे भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मेरे पास 4 है, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑक्सीजन कहेगा मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर कर दे रहा हूं, और ये ऑक्सीजन कहेगा मैं भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर कर दे रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब यहां देख लो कैसे हो जाएंगे। इस कार्बन ने अपने, ये ऑक्सीजन है तुम्हारा, पहले ऑक्सीजन से डिस्कस करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। 1 2 3 4। इसके पास 6 था, 4 इसके पास अब बचा, इसने 2 शेयर कर दिया। इस कार्बन के पास 4 था, इसने 2 इधर शेयर कर दिया, और ये कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा, और ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा। समझ में आया? इस कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने इधर शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया इस कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया उसी कार्बन के साथ। अब यहां ध्यान से देखो, 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन का 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहां ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, CO2 का। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बस मैंने शो करने के लिए दिखाया था। तो ये तुम्हारा हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें कहूं उसको बॉन्ड फॉर्म में दिखाओ, तो तुम C लिखोगे। ये C इस ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, देखो इस सर्किल में और इस बड़े वाले सर्किल में कौन सा कॉमन रीजन है, ये। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है, 4। तो मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इस ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4, इसके साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा CO2 का बॉन्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर हो गया।
ठीक है, लेकिन तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है तो तुम्हारा आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए सल्फर का, जो कि 8 एटम से बना होता है। किससे बना होता है? 8 एटम से बना होता है। मतलब S8, जैसे हम Cl2 लिखते हैं, F2 लिखते हैं, वैसे ये सल्फर 8 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। और वो जो सल्फर है वो खुद के ही 8 एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। तुम पहले 8 सल्फर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार 7 ही बन पाया, थोड़ा और दूर दूर करना पड़ेगा, रुको दूर दूर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो फिर इसका क्या हो गया? 2 8 10 और 6, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें हर जगह 6 इलेक्ट्रॉन शो करना है। ठीक है, क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब तुम बताओ ये कैसे होगा? तुम अब बताओ क्या करें इसमें, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? तुम बताओ, अब तुम खुद से दिमाग लगाओ। ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर तुम्हें समझ में ना आए तो नेट से देख के इसको बनाओ, कैसे भी बनाओ, और सोचो इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तुम ये सोचो बस। ठीक है, समझ में आया? ये मैं तुम्हें HW दे रहा हूं, होमवर्क। अरे कुछ तो करो अपने आप से। और ये बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। बस तुम्हें देखना है कैसे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बस गोला गोला बनाते चले जाना है, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बस समझने का बात है इसमें। ठीक है, तो ऐसे हम S8 को बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो इसमें 6 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए कि 8 हो जाए? क्या हिंट दे दूं? क्या कुछ हिंट दे दूं क्या? ध्यान से, तो मैं हिंट तुम्हें दे रहा हूं। ये तो मैंने नॉर्मल बना दिया, हिंट दे रहा हूं। ये सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसके पास 8 कंप्लीट। ऐसे सब अपना एक दूसरे को दे देंगे, सबका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनो। ये सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ये सल्फर अपना, ये वाला सल्फर एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे शेयर करेगा, यही वाला सल्फर फिर इसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यही वाला सल्फर भी इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। समझ में आया? तो मतलब यहां एक क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर। समझ में आया? अब तुम देखो इसको अच्छे से, क्या होता है, होमवर्क है ये तुम्हारा, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है तुम्हें। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक इस 3 इलेक्ट्रॉन का 1 2 3 सॉरी इन 3 सल्फर का तुम्हें एक एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं, और बाकी तुम्हें सबको एक दूसरे से जोड़ना है, और वो तुम्हें जोड़ना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये देखो एक सल्फर यहाँ है, 1 2 3 4, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा। ये बगल वाला सल्फर है, उसने अपना 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहां रखा, एक इसके पास है। ये इसको इस वाले के साथ ऐड करेगा। ठीक है, फिर यहां एक सल्फर है तुम्हारा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, 1 2 3 4 5 6, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बगल वाले इसके साथ शेयर होगा। अब यहां ध्यान से देखो, 2 2 4 2 6 2 8, ये बन गया ना? ऐसे ही ये वाला सल्फर जो इसके नीचे वाला सल्फर है उसके साथ ऐसे 8 बनाएगा, फिर उसके नीचे वाला उसके साथ ऐसे 8 बनाएगा। तो ये मतलब कुछ सर्कुलर टाइप बनेगा।
अब ये तुम्हें बनाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, मैंने हिंट तुम्हें दे दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। H2S, H2S मतलब इस तरह से लिखा है H2S, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा इजी है। सल्फर का तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन ने अपना ये डुप्लेट कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने अपना ये डुप्लेट कंप्लीट किया, 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो कंप्लीट हो गया H2S का। अब तुम कहोगे कि सर अब की एक्सप्लेन नहीं किए, अरे इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब तुम्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तुम, उतना ज्यादा तुरंत तुम डायरेक्ट करने लगोगे, तुम्हें कुछ देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम समझ में तुम्हें आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। F2 का बनाना है, अरे यार F के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां शेयर किया, इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन 7 इसने अपना यहां शेयर किया, 7 1 8, सॉरी गलत सर्किल बन गया, गलत सर्किल बन गया, इस इलेक्ट्रॉन को भी अंडर में लेना था। 1 2 3 4 5 3 3 6 3 3 6 6 हो गए ना, हाँ 6 7, तो ये 6 to 8 हो गया, और ये तुम्हारा 6 to 8 हो गया। देखो जल्दीबाजी में गलत कर दिया था मैंने 7 था, उसी 7 को ही अंदर में ले लिया था, तो ये क्या हो गया अब तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा F2 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, बस खत्म कहानी, ठीक है। ऐसे ही करके तुम्हें हर क्वेश्चन को करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, और वो जो होमवर्क दिया हूं उसको जरूर करना। नहीं समझ में आए आंसर देख लेना कहीं से, तुरंत समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, कुछ और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। आपके बुक में जितने हैं उसको तो मैं सब मैंने बनवा दिए हैं, एसेट को छोड़ के, ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।